हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल की। OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल से पहले आप लोगों ने रिप वर्जन 1, वर्जन 2, EIGRP इस तरीके के राउटिंग प्रोटोकॉल्स पढ़े होंगे। ओके, तो OSPF, EIGRP और रिप अगर कंपेयर की बात करें तो कंपेयर तो नहीं किया जा सकता क्योंकि इसके फीचर्स अलग हैं और EIGRP प्रोटोकॉल्स के फीचर्स अलग हैं, तो कंपेयर करने का कोई मतलब नहीं बनता। बट हाँ, ये आप देखा जा सकता है कि OSPF नेटवर्क के अंदर, किसी बड़े नेटवर्क के अंदर आपको जो रनिंग नेटवर्क्स होंगे उन नेटवर्क्स में OSPF मिल जाएगा। तो OSPF बड़े नेटवर्क के लिए यूज टू है। क्यों यूज टू है? उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं। तो बेसिक जो चीज आपको पता होगी अभी तक वो ये पता है कि जो OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल है वो मल्टी वेंडर डिवाइसेस को सपोर्ट करता है। जैसे आप जूनिपर के भी डिवाइसेस आपने उसी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर लगा रखे, सिस्को के भी डिवाइसेस लगा रखे, अदर वेंडर डिवाइसेस कनेक्ट कर रखे, तो इन सभी डिफरेंट वेंडर डिवाइसेस को के लिए OSPF एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो सभी पे प्रॉपर रन करेगा। ठीक इस वजह से OSPF को नेटवर्क के अंदर ज्यादातर यूज करते हैं। ओके, अब इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। बेसिक पॉइंट्स में ये कि OSPF एक लेयर 3 राउटिंग प्रोटोकॉल है, राइट। सेकेंड थिंग, AD वैल्यू इज 110। थर्ड पॉइंट, OSPF में कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। जैसे आप अगर EIGRP और रिप की बात करें, कुछ बेसिक सी बात कर रहे हैं जिससे आपको डिफरेंस समझ में आ जाए। EIGRP और रिप की बात करें तो EIGRP के अंदर अगर आपके पास बेस्ट पाथ इलेक्ट करना है, मींस डेस्टिनेशन पर जाना है और उसके लिए आपको बेस्ट पाथ का इलेक्शन करना है, आपके पास मल्टीपल पाथ है, तो उसमें EIGRP के अंदर आप मैट्रिक वैल्यू कैलकुलेट करते थे। जिसकी मैट्रिक वैल्यू सबसे कम होती थी, जिसकी मैट्रिक वैल्यू सबसे कम होती थी EIGRP में, वो सक्सेसर बन जाता था, मींस बेस्ट पाथ बन जाता था। ओके, ऐसे ही अगर रिप की बात करें तो होप काउंट की बात करते थे। जिसके होप काउंट सबसे कम है, जिसकी होप काउंट सबसे कम है उसको एज ए बेस्ट पाथ कंसीडर कर देते थे इन केस ऑफ रिप। ओके, बट OSPF के अंदर अगर आपको बेस्ट पाथ का इलेक्शन करना है तो बेस्ट पाथ का इलेक्शन होगा बिहाफ ऑफ कॉस्ट, राइट। आपको कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कॉस्ट कैलकुलेट कैसे करोगे? रेफरेंस बैंडविड्थ अपॉन इंटरफेस बैंडविड्थ। आप इंटरफेस पे बैंडविड्थ चेक कर सकते हैं। सो आईपी इंटरफेस डिटेल आपको दिख जाएगी। इंटरफेस पे सपोज मान लेते हैं कि बैंडविड्थ रनिंग में आपका 10 Mbps है, तो आपकी कॉस्ट क्या हो जाएगी? रेफरेंस बैंडविड्थ आपकी हो गई 100 एंड बैंडविड्थ 10 Mbps, आपकी कॉस्ट कैलकुलेट करके 10 आ गई। और अगर आपके पास मल्टीपल पाथ है, मींस डेस्टिनेशन तक जाने के लिए मल्टीपल पाथ है, जिस पाथ की कॉस्ट कम होगी, जिसकी कॉस्ट लोअर होगी, उसको क्या करेगा? एज ए बेस्ट पाथ इलेक्ट कर देगा, राइट। थर्ड पॉइंट, लिंक स्टेट प्रोटोकॉल है। OSPF में जब भी आप राउटिंग प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं तो बोलते हैं कि राउटिंग एल्गोरिथम्स की बात करते हैं तो बोलते हैं डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल रिप EIGRP, और कई जगह EIGRP आपको हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल भी मिलेगा। ओके, बट OSPF को लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल बोलते हैं। OSPF को लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल, इसका नाम लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल इसलिए है क्योंकि OSPF में लिंक्स की इंफॉर्मेशन अपडेट की जाती है। अब अगर इस पॉइंट को आप समझेंगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। EIGRP, मैंने ये कहा कि कंपेयर नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते, OSPF के फीचर्स अलग है, EIGRP के फीचर अलग है, कंपेयर नहीं किया जाता। दोनों ही राउटिंग प्रोटोकॉल है, ठीक है। सबके अपने अपने फीचर है, वो अपने फीचर्स में बेस्ट है, OSPF अपने फीचर्स में बेस्ट है, राइट। तो इसलिए बट मैं ये कह रहा हूं कि जो EIGRP के अंदर क्या होता था, एक राउटर दूसरे राउटर को रूट अपडेट करता था, राइट। बट OSPF के अंदर रूट्स अपडेट नहीं होंगे, बेस्ट राउट की इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं होगी। OSPF में नाम से पता चल रहा लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल, मतलब लिंक्स की इंफॉर्मेशन अपडेट होगी। अब आपको समझ में आएगा लिंक क्या होता है। लिंक मींस इंटरफेस पे जो रनिंग नेटवर्क है उसकी इंफॉर्मेशन अपडेट करेगा। ओके, अभी मैं इसको डिटेल से बताने वाला हूं, आगे तब डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, क्लासलेस प्रोटोकॉल। क्लासलेस आपको पता ही है CIDR को सपोर्ट करेगा, राइट। केवल और केवल अगर हम लोग बात करें तो रिप वर्जन 1 क्लासफुल प्रोटोकॉल था, अदरवाइज वर्जन 2 EIGRP OSPF ये सभी क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इट यूज द मल्टी कॉस्ट एड्रेस। अब OSPF के अंदर जब आप मल्टीपल राउटर्स को आपस में कनेक्ट करोगे, दो राउटर्स को आपस में कनेक्ट कर रहे हो, एट दैट टाइम जब एक राउटर पे आप OSPF जैसे ही इनेबल करोगे, इनेबल करते ही वो राउटर हेलो जनरेट करेगा। हेलो जनरेट करने के लिए उसको डेस्टिनेशन की कोई इंफॉर्मेशन तो है नहीं,
तो जो हेलो जनरेट करेगा उसमें डेस्टिनेशन एड्रेस देगा 224.0.0.5। ये मल्टी कॉस एड्रेस है, आपको आईपी एड्रेसिंग से अगर याद होगा तो ये मल्टी कॉस एड्रेस है डी क्लास का। डन। .6 की डिटेल हम लोग आगे बात करेंगे, नेटवर्क के अंदर धीरे धीरे लैब्स कंटिन्यू करेंगे। डीआर बीडीआर का इलेक्शन होता है, एट दैट टाइम पे .6 की बात करेंगे। ओके, अभी आप इतना समझिए कि जब भी आप राउटर कनेक्ट करेंगे ओएसपीएफ इनेबल करेंगे, इनेबल करते ही ये जो मल्टी कॉस एड्रेस यूज करेगा 224.0.0.5। नेक्स्ट एरिया एंड मल्टी एरिया की बात करते हैं ओएसपीएफ के अंदर। अच्छा, ओएसपीएफ यूज हो रहा है, कई बार पूछा जाता है कि एरिया वाइज काम करता है ओएसपीएफ। तो एरिया वाइज काम करने का क्या एडवांटेज है, मतलब नेटवर्क डिजाइन की अगर बात करें तो क्या एडवांटेज होगा। आप एक चीज समझिए, अगर एरिया होता क्या, पहले इस बात को समझते हैं हम लोग। एरिया क्या होता है? एक ऐसा प्लेस, एक ऐसी जगह जहां पे सेम इंफॉर्मेशन, सेम डेटाबेस अपडेट किया जा रहा, मींस जो हमारा डेटाबेस है वो सेम डेटाबेस अपडेट किया जा रहा जिस एरिया के अंदर, वो हमारा एरिया हो गया, सेम एरिया हो गया। ओके, और मल्टीपल एरिया का कॉन्सेप्ट क्या है? ओएसपीएफ में एक एरिया तो होता नहीं, मल्टीपल एरियाज क्रिएट किए जाते हैं। तो मल्टीपल एरिया का कॉन्सेप्ट आप ऐसे समझिए कि सब मान लीजिए इंडिया है, इंडिया के अंदर मल्टीपल स्टेट्स हैं, तो स्टेट क्यों बनाए? आप मत बनाइए स्टेट, एक ही एरिया रखिए, इंडिया को एक एरिया बना दीजिए। तो कितना डिफिकल्ट हो जाएगा मैनेज करना, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, मैनेज करना आसान नहीं। आपने देखोगे जो बड़े स्टेट्स हैं उनको क्या किया गया, डिवाइड कर दिया गया, 2 पार्ट में कर दिया गया। क्यों कर दिया? क्योंकि उनको इजीली मैनेज किया जा सके। ऐसे ही अगर बहुत बड़ा नेटवर्क है, उस नेटवर्क को मल्टीपल एरियाज के साथ डिवाइड कर दिया गया, जिससे उसको मैनेज करना, उस नेटवर्क को मैनेज करना इजी हो सके। इसलिए मल्टीपल एरिया का कॉन्सेप्ट आया कि मल्टीपल एरियाज क्रिएट किए जा सकते हो एसपीएफ के अंदर। ओके, तो अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं ये बिल्कुल बेसिक बात थी। अब जो बात करने वाले वो ये है एरिया की, क्योंकि ओएस, जैसे मैंने आपको एक पॉइंट अभी इंट किया था कि लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल, तो लिंक स्टेट में मैंने आपको बोला कि EIGRP में रूट्स अपडेट होते थे, ओएसपीएफ के अंदर लिंक्स की इंफॉर्मेशन अपडेट होती है। तो अब हम लोग ये देखने वाले हैं कि किस तरीके से लिंक की इंफॉर्मेशन अपडेट हो रही है, वो कौन सा डेटाबेस है जब एक राउटर दूसरे राउटर को अपडेट करता है इन ओएसपीएफ राउटिंग, राइट। तो इस चीज को समझ लेते हैं अच्छे से। ओके, कंटिन्यू करते हैं इसी के साथ। देखिए, अभी मैं एक एरिया बना रहा हूं सिंपल। मैं मान के चलता हूं कि अब सपोज मल्टीपल एरियाज नहीं है, आपके पास एक छोटा सा नेटवर्क है, उस नेटवर्क में आपने केवल सिंगल एरिया क्रिएट किया, राइट। अभी मैंने एल्गोरिथम की बात नहीं की, जो एसपीएफ के अंदर एसपीएफ एल्गोरिथम यूज होती है, राइट। इसकी भी बात करेंगे, इसके बारे में भी डिटेल से बताएंगे। अभी तो बहुत बड़ा है ओएसपीएफ का टॉपिक, तो धीरे धीरे बात करेंगे सभी चीजों के बारे में। ओके, ओएसपीएफ की एरिया की बात कर रहा था, तो मैं मान के चलता हूं कि सपोज ये अभी मेरा सिंगल एरिया है, इस एरिया को आपने 5 बोल दिया, एरिया 5। इसको क्या बोला आपने? एरिया 5 नेम दे दिया एरिया का। अब अगर आपके माइंड में ये बात आ रही कि EIGRP में रूट्स का अपडेट होता था, ओके, ओएसपीएफ में लिंक अपडेट्स होंगे, तो लिंक का मीनिंग क्या है? मैं यहाँ पे कुछ राउटर्स कनेक्ट कर लेता हूं। मैंने अभी इधर 2 राउटर ये कनेक्ट किए मैंने, राइट, और एक थर्ड राउटर ये ले लिया। डन। इस राउटर पे मैं एक बेसिक सा आइडिया दे रहा हूं, बाकी लैब के अंदर सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। ओके, आपको प्रैक्टिकली सारी चीजें दिखेंगी अपडेट होते हुए। ये आपका R1 राउटर है, ये R2 है और ये R3 राउटर, राइट। ये 3 राउटर्स हो गए, एक ही एरिया के अंदर सारे राउटर कनेक्ट हैं। डन। अब इस राउटर पे जो रनिंग नेटवर्क है 10.10.10.1/24, इसको 0 कर लीजिए अगर आप नेटवर्क आईडी के हिसाब से समझना चाह रहे हैं। तो सेकेंड इज 192.168.1.0/24, सेंटर R1 to R2 112.1.1.0/30, इधर आपका 113.1.1.0/30, और इधर आपके मल्टीपल नेटवर्क्स है इन फॉर्म ऑफ लूप बैक। आप ऐसे बोल सकते हैं लूप बैक 1, लूप बैक 2, लूप बैक 3। 10.10.10.1, 10.0/24, 10.10.11.0/24, 10.10.12.0/24। ठीक, अब इस चीज को समझिए, मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूं, बाकी डिटेल से करेंगे लैब के अंदर। अभी इस पे आपने जो इनेबल किया है वो प्रोटोकॉल यूज करने वाले हो ओएसपीएफ, राइट। ओएसपीएफ से पहले EIGRP में क्या होता था इसको समझ लेते हैं हल्का सा।
EIGRP में जब आप EIGRP प्रोटोकॉल की हेल्प से इन नेटवर्क्स को एडवर्टाइज करते थे, ओके, किसमें, EIGRP के साथ, तो क्या होता था, EIGRP में 3 टेबल बनती थी। सबसे पहले नेबर टेबल हो गई, उसके बाद टोपोलॉजी टेबल हो गई, उसके बाद राउटिंग टेबल हो गई, ओके। तो नेबर टेबल में नेबर की इंफॉर्मेशन होती थी, टोपोलॉजी टेबल में जितने भी टोटल रूट्स होते थे उन सभी की टोपोलॉजी में इंफॉर्मेशन होती थी, मतलब टोटल पाथ, ठीक है, डेस्टिनेशन के लिए। और उसी में से टोपोलॉजी में मैट्रिक वैल्यू कैलकुलेट होती थी। EIGRP की मैं बात करूं, मैट्रिक वैल्यू कैलकुलेट होती थी, और जो टोटल टोपोलॉजी के अंदर नंबर ऑफ पाथ थे उसमें से जिसकी मैट्रिक वैल्यू सबसे कम होती थी उसको बेस्ट पाथ इलेक्ट कर देते थे, और इलेक्ट करने के बाद बेस्ट पाथ इलेक्ट करते हुए उसकी कॉपी कहां कर देते थे, राउटिंग टेबल में, किसकी, रूट की। बट हम लोग कहां बात कर रहे हैं, OSPF की। तो OSPF के अंदर क्या होने वाला है, क्योंकि यहां पे तो रूट अपडेट होंगे नहीं, तो इधर क्या होने वाला है वो चीज समझ लेते हैं। इधर आपका 10.10.10.0 रनिंग है इस राउटर पे, 1.0 192 का नेटवर्क रनिंग में है, एंड एक डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क R2 के साथ 112.1.1.0/30, 3 नेटवर्क्स रनिंग में। अब हो गया क्या, ये एक ही एरिया, इस एरिया के अंदर जब भी आप OSPF इनेबल करोगे तो इस राउटर पे एक इंटरफेस ये, एक इंटरफेस ये, एक इंटरफेस ये, आप इसको क्या बोल सकते हो, लिंक भी बोल सकते हो, इंटरफेस बोलिए या इसको क्या बोलिए, लिंक बोलिए, इसीलिए तो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल बोलते हैं। इन इंटरफेस पे जो रनिंग नेटवर्क है ये तीनों, इन रनिंग नेटवर्क का एक डेटाबेस क्रिएट होगा। वो डेटाबेस जो होगा वो क्या नाम होगा उसका, इस पे टेबल बनेगी LSDB, लिंक स्टेट डेटाबेस। उस डेटाबेस में LSDB में बेसिक इंफॉर्मेशन होगी क्या, 112.10 इस नेटवर्क की, इन तीनों नेटवर्क की इंफॉर्मेशन होगी इन फॉर्म ऑफ LSA। अच्छे से बात करेंगे LSA के बारे में, 1 by 1 सभी LSAs के बारे में बात करेंगे। अभी आप इतना समझिए कि LSA के फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ LSA, ये सभी नेटवर्क्स LSDB डेटा के अंदर होंगे, डेटाबेस में होंगे, ओके। ऐसे ही क्या होगा, R2 पे ये दोनों नेटवर्क के साथ एक LSDB क्रिएट होगा, LSDB टेबल क्रिएट होगी। ऐसे ही इस पे भी LSDB डेटाबेस होगा। अब क्या करेंगे, देखिए मैं रूट की बात नहीं कर रहा हूं कि ये रूट अपडेट करेंगे। अब ये LSDB ये अपना डेटाबेस इसको देगा, ये अपना डेटाबेस, लिंक्स का डेटाबेस, इसके पास 3 लिंक है, ये इसको अपडेट करेगा, इसके पास 4 लिंक है, ये इसको अपडेट करेगा, फिर R2 R1 को केवल LSA इंफॉर्मेशन अपडेट करेगा। क्या करेगा, LSA, रूट नहीं। अब होगा क्या, इसका एडवांटेज देखिए, इसका एडवांटेज ये है कि R1 को ये पता चल गया कि R3 पे ये 3 नेटवर्क कनेक्टेड है, और एक ये 4 नेटवर्क R3 पे कनेक्टेड है, R2 पे 2 नेटवर्क कनेक्टेड है, और अपने पास डायरेक्टली कनेक्टेड भी 3 नेटवर्क है। ये किसको पता है, R1 को। R1 को भी यही पता है, R2 को भी यही पता है, R3 को भी यही पता है, तीनों पे सेम डेटाबेस है। अपडेट हो गया। तो ये बात आपको समझ में आ रही, रूट तो अपडेट नहीं हुआ। अब होगा क्या कि टोपोलॉजी सभी के पास है। क्या है, टोपोलॉजी, पूरे एरिया की टोपोलॉजी R1 के पास भी है, R2 के पास भी है, R3 के पास भी है, तीनों के पास पूरे एरिया की टोपोलॉजी है, ओके। अब कोई भी अगर इसको बेस R1 पे 10.10.10.1 सपोज एक होस्ट है, वो इस नेटवर्क के साथ कनेक्ट होने की बात करता है, ठीक है, इस नेटवर्क के साथ कनेक्ट होने की अगर बात करेगा, एट दैट टाइम इसके पास टोपोलॉजी तो इसकी भी, तो ये क्या करेगा, इसके पास जो कंप्लीट टोपोलॉजी है, तो इस नेटवर्क के लिए बेस्ट पाथ का जो भी इलेक्शन है, जो भी कैलकुलेशन है, वो खुद कर लेगा अपने, किसी से राउट अपडेट करने की जरूरत तो है नहीं, किसी से राउट लेने की जरूरत तो है नहीं, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है कि इधर क्या होता है, लिंक्स की इंफॉर्मेशन, लिंक्स का जो डेटाबेस होता है उसको LSDB बोलते हैं, LSA के फॉर्म में एक राउटर से दूसरे राउटर पे अपडेट करेंगे। तो ये चीज क्लियर है बिल्कुल सीधा सा कि EIGRP में रूट्स होता था, इसमें लिंक के अकॉर्डिंग अपडेट्स होंगे, इसलिए इसको लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल बोलेंगे, राइट। अगर मल्टीपल एरिया, जैसे मैंने आपका एक एरिया से दूसरे एरिया, तो मल्टीपल एरिया तो आपको कनेक्ट करने पड़ेंगे, क्यों, इसका भी कॉन्सेप्ट कर देते हैं, आपको समझा देते हैं। मल्टीपल एरिया क्यों क्रिएट करने पड़े, आप बोलो कि नहीं, इस एरिया के अंदर मैं 50 राउटर लगा दूंगा, ठीक है, और मैंने कहा कि एक नेटवर्क बनना है जहां पे 100 राउटर लगने, डिजाइन होना पूरे नेटवर्क में 100 राउटर लग रहे हैं, तो आप क्या करोगे, आप सोचोगे एक एरिया के 2 एरिया बना देते हैं, या एक ही एरिया में 100 राउटर लगा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप एक एरिया के अंदर 100 राउटर कनेक्ट कर दीजिए। अब बड़ी प्रॉब्लम जो उससे क्रिएट होने वाली है, प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी हो गई, प्रॉब्लम ये बड़ी हो गई
कि अब ये बात चल रही है एसपीएफ की, किसकी, इस एल्गोरिथम की। आपने नेटवर्क, देखिए ध्यान से समझिएगा, जो टोपोलॉजी इधर है वही टोपोलॉजी इधर है, वही टोपोलॉजी इधर है। आपका ये इंटरफेस डाउन हुआ, इस इंटरफेस डाउन होते ही इसकी इंफॉर्मेशन R1 के पास होनी चाहिए, क्योंकि R1 के पास टोपोलॉजी के अंदर L1 है। इट मींस जितने भी एरिया के अंदर रनिंग जितने भी राउटर्स हैं, उन सभी राउटर पे क्या रन होगी, एसपीएफ। और इस एसपीएफ एल्गोरिथम की हेल्प से सभी राउटर्स पे, सभी के डेटाबेस में ये अपडेट जाएगा कि R3 का L1 जो लूपबैक है वो डाउन हो चुका है। थोड़ी देर बाद फिर से अप हो जाता है पुट, तो फिर से एसपीएफ चलेगी कितने, 100 राउटर पे। तो इस तरीके से अगर हम लोग बात करें तो नेटवर्क के अंदर है क्या कि सबसे पहली बात यह कि अगर कोई भी बहुत सारे राउटर्स हम एक एरिया के अंदर कनेक्ट नहीं कर सकते, बहुत सारे राउटर्स हम एक एरिया के अंदर कनेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए इस 100 ऑफ राउटर्स को आपने 10 या 15 के अकॉर्डिंग मल्टीपल एरियाज बना लिए और उन एरियाज को आपस में कनेक्ट कर दिया। अब अगर कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी लिंक डाउन होता है तो उसके एरिया का डाउन होगा, उसके एरिया में अपडेट हो जाएगा, राइट। इस तरीके से हम लोग एसपीएफ का यूज, आपको एक बेसिक सा यूज मैंने बता दिया। बाकी सारी चीजें हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो लैब के अंदर डिस्कस करेंगे, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि R1 R2 के साथ नेबरशिप तो बनाएगा ना, नेबरशिप नहीं बनाएगा तो एलएसडीबी कैसे एक्सचेंज करेगा, राइट। विदाउट नेबरशिप तो कुछ होना नहीं। मींस R1 पे आप ओएसपीएफ इनेबल करोगे, R2 पे इनेबल करोगे, ये इसका नेबर बनेगा, नेबर बनेगा तब एलएसडीबी इसको जाएगा, इसका एलएसडीबी इससे मिलेगा, तभी दोनों के एलएसएस की इंफॉर्मेशन एक दूसरे पे अपडेट होंगी, ठीक है। चलो अब हम लोग दो राउटर्स कनेक्ट करके ये देखते हैं कि ओएसपीएफ के अंदर नेबर स्टेट्स क्या है और किस तरीके से दो राउटर आपस में एक दूसरे के साथ नेबरशिप क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब इसको समझ लेते हैं अच्छे से, ओके। आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं नेबरशिप स्टेट्स। नेबरशिप स्टेट्स में टोटल स्टेट्स कितनी होती हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले अगर नेबरशिप पे बात करें तो आपका डाउन स्टेट है, राइट। सेकेंड इज इनिट, थर्ड टू वे, फोर्थ एक्स स्टार्ट, ओके, 5 एक्सचेंज, देन 6 आपका लोडिंग, ओके। उसके बाद आपका 7 एक्सचेंज लोडिंग फुल, ओके। ये सभी स्टेट्स हो गए आपकी नेबर स्टेट। डाउन, इनिट, टू वे, एक्स स्टार्ट, एक्सचेंज, लोडिंग एंड फुल, ये सभी स्टेट्स हो गई। डाउन स्टेट के बाद इनिट है, इनिट के बाद टू वे है, मतलब स्टार्टिंग की अगर मैं 3 स्टेट्स की बात करूं, किसकी बात करूं, 3 स्टेट्स, ओके। और लास्ट की आपके पास 4 स्टेट्स है। तो स्टार्टिंग की जो 3 स्टेट्स हैं, समझिएगा ध्यान से, स्टार्टिंग की जो 3 स्टेट्स हैं, ये स्टेट आपका जो नेबरशिप क्रिएट करने में हेल्प करेगी, ठीक है। आपका जो नेबरशिप क्रिएट होगी वो इन स्टेट्स में क्रिएट हो जाएगी, मतलब जब तक आपका टू वे स्टेट कंप्लीट मींस नेबरशिप आपकी क्रिएट हो जाएगी, ओके। तो डेटा एक्सचेंज जो होगा वो इस लास्ट की 4 स्टेट्स के अंदर होगा, मींस एक्स स्टार्ट, एक्सचेंज, लोडिंग एंड फुल। इसमें आपका जो एलएसडीबी मैंने डेटाबेस की बात की वो एक्सचेंज होगा, डेटा से रिलेटेड चीजें। अभी हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, नेबरशिप स्टेट की। किसकी बात करने वाले, नेबरशिप की बात करने वाले हैं कि किस तरीके से मल्टीपल राउटर आपस में कनेक्ट होंगे और कनेक्ट होने के बाद उनके बीच में नेबरशिप क्रिएट होगी। अब देखिए, मैंने एक राउटर ले लिया R1, दूसरा राउटर इसके साथ सीरियल पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट कर दिया R1 का मैंने R2 के साथ, ओके। कोई भी आप बीच में रनिंग नेटवर्क दे दीजिए, सपोज 112.1.0/30.1 .2, ये आपका नेटवर्क हो गया। अब बात करेंगे नेबरशिप की, बात कर रहे हैं ना हम लोग, तो देखते हैं R1 पे जैसे ही, अब ये डाउन स्टेट का मतलब क्या है, डाउन स्टेट का मतलब ये है कि आपका पोर्ट डाउन है। डाउन स्टेट का मीनिंग ये है कि आपका पोर्ट डाउन है, इसलिए ये डाउन स्टेट हो गई।
ओके, नेक्स्ट स्टेट की बात करते हैं इनिट। इनिट स्टेट क्या है इस चीज को समझेंगे। देखिए, जब R1 पे आप OSPF इनेबल करोगे, तो जैसे ही R1 राउटर पे आप OSPF इनेबल करोगे तो ये एक हेलो सेंड करेगा। ठीक है, R1 क्या करेगा, मैं फर्स्ट हेलो की बात कर रहा हूं, R1 हेलो भेजेगा, R2 के लिए नहीं। R1 किस पे हेलो भेजेगा, मल्टीकास्ट एड्रेस OSPF कौन सा यूज करता है, 224.0.0.5। ओके, तो R1 एक हेलो सेंड करेगा, राइट। अभी इसका कोई राउटर आईडी भी होगा। ओके, राउटर आईडी भी होगा। राउटर आईडी क्या होता है मैं आपको बताता हूं यहीं पे। राउटर को एक एरिया के अंदर अगर राउटर को आपको आइडेंटिफाई करना है, राइट, तो वो राउटर आईडी इलेक्ट भी कर लेगा, और अगर आप मैनुअल प्रोवाइड करना चाहते हो तो मैनुअल भी दे सकते हो। तो राउटर आईडी के 3 स्टेप है, आप इसको अच्छे से समझिए। क्या है, फर्स्ट थिंग, अगर आपके राउटर पे फिजिकल इंटरफेसेस जो भी कनेक्ट हैं उसमें से जो हायर आईपी एड्रेस होगा, जो आईपी एड्रेस बड़ा आईपी होगा, राइट, हायर आईपी एड्रेस होगा, उसको इलेक्ट कर देगा एज ए राउटर आईडी। ओके, सेकेंड थिंग, अगर मान लेते हैं इस पे आपने लूपबैक नेटवर्क यूज कर रहे हो, कोई इसमें लूपबैक आपने रन करा रखे, अगर लूपबैक रन कराए तो फिर फिजिकल इंटरफेस पे जो आईपी एड्रेसेस असाइन है उसके अकॉर्डिंग राउटर आईडी इलेक्ट नहीं होगी। लूपबैक जो है उस लूपबैक को एज ए राउटर आईडी कंसीडर करके चलेगा। अगर मल्टीपल लूपबैक है तो लूपबैक में भी इलेक्शन हो जाएगा, जो हायर लूपबैक होगा उसको राउटर आईडी क्रिएट कर देगा। ओके, थर्ड थिंग, आपके पास एक ऑप्शन ये है कि इस R1 राउटर पे आप मैनुअल राउटर आईडी भी दे सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है वो राउटर आईडी आईपी एड्रेस ही हो, राइट, तो आप मैनुअल राउटर आईडी भी दे सकते हैं। मान के चलते हैं आपने मैनुअल राउटर आईडी दे दी 1.1.1.1, तो जो मैनुअल राउटर आईडी देने का मतलब फिर इलेक्शन की कोई बात ही नहीं हुई, मींस ना ही लूपबैक की बात है ना ही फिजिकल एड्रेस की बात है। ठीक है, इसको मैंने दे दिया 2.2.2.2, सिंपल। दोनों ही राउटर पे मैंने राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे R1 पे जो राउटर आईडी असाइन की 1.1.1 एंड R2 पे राउटर आईडी 2.2.2.2। ओके, फर्स्ट हेलो एक्सचेंज होगा। अब R1 को ये नहीं पता, R2 पे तो आप सपोज सबसे पहले नंबर R1 पे आप रन करा रहे हो OSPF, तो R1 से एक हेलो जनरेट होगा, और ये जो हेलो R1 से जनरेट होगा, ये जो 22 है ये इसका राउटर आईडी अभी दिया हुआ है। ठीक, तो आप ऐसे लिख लो इधर। ओके, जिससे आपके पैकेट में आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ओके, इधर से जो फर्स्ट हेलो जाएगा, इस हेलो को इसका जो सोर्स होगा, सोर्स तो इसका खुद का राउटर आईडी तो 1.1.1 है। ओके, इसका जो डेस्टिनेशन राउटर आईडी है वो डेस्टिनेशन राउटर आईडी इसको पता नहीं, तो ये क्या कर देगा 0.0.0, कहां जाना है उसकी तो राउटर आईडी पता नहीं इसे। अब जो आईपी एड्रेस है किस पे भेजेगा, वो 224.0.0.5, क्योंकि R1 को नहीं पता है कि R2 के राउटर का राउटर आईडी क्या है, क्योंकि राउटर R2 पे तो अभी आपने OSPF रन ही नहीं कराया, तो पहला हेलो तो ये जाएगा। सेकेंड थिंग, ऐसे ही जब आप R2 पे OSPF इनेबल करोगे तो उसको पहले से तो नहीं पता होगा कि सामने वाले राउटर पे OSPF है, रनिंग में, तो R2 भी एक हेलो भेजेगा टुवर्ड्स R1। ओके, ये भी एक हेलो भेजेगा। ध्यान से समझिएगा, क्या सोर्स होगा इसका, अपना खुद का राउटर आईडी 2.2, और उसके बाद में डेस्टिनेशन कहा जा रहा है उसका राउटर आईडी से पता नहीं, तो डेस्टिनेशन वाले राउटर आईडी का नाम क्या दे देगा 0.0, और आईपी एड्रेस कौन सा यूज करेगा 224.0.0.5 मल्टीकास्ट एड्रेस। तो अभी दो हेलो हो गए, पहला हेलो गया। अब हेलो का मतलब आप ये समझो, एक अननोन पर्सन है जिसको आप नहीं जानते हो, तो उसको आप किसी नाम से तो बुलाओगे नहीं, किसी नाम से नहीं बुलाओगे ना, आप उसको ऐसे कहते हो हेलो भाई, तो हेलो का मतलब क्या है, हेलो मतलब आप उसका नाम नहीं जान रहे हो। नाम कब जानोगे, जब वो भी आपको देखेगा, आप उसका नाम अपना नाम बताओगे, वो अपना नाम बताएगा, तभी तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे ना। सेम थिंग इसको नहीं पता सामने OSPF में कौन है, इसने हेलो किया, डेस्टिनेशन की कोई इंफॉर्मेशन नहीं। R2 ने भी हेलो किया, इसको भी इसकी राउटर आईडी नहीं पता थी। जब दोनों ने एक दूसरे का हेलो बोल दिया, अब R1 को R2 की राउटर आईडी का पता चल चुका है, तो अगेन जो हेलो जाएगा फ्रॉम R1 टू R2, थर्ड हेलो पैकेट R1 टू R2, जब ये जाएगा तो इसमें सोर्स अपना राउटर आईडी 1.1.1, डेस्टिनेशन राउटर आईडी 2.2.2 के साथ जाएगा।
ओके। और वैसे ही इधर से वापस जब आपका हेलो आ रहा है किससे, R2 टू R1, अब R2 टू R1 आने में सोर्स क्या है 2.2.2.2 और डेस्टिनेशन क्या है 1.1.1.1, देख लीजिए। ठीक है, तो ये फर्स्ट हेलो था, ये सेकेंड हेलो था, ये आपका थर्ड हेलो है और ये आपका फोर्थ हेलो। ठीक है, अब जब ये फोर्थ हेलो हुआ तो क्या हुआ, R1 को R2 की राउटर आईडी पता चल गई, R2 को R1 की राउटर आईडी की इंफॉर्मेशन हो गई, दोनों को एक दूसरे की राउटर आईडी पता चल गई। जैसे ही दोनों की एक दूसरे की राउटर आईडी की इंफॉर्मेशन मिल गई, मिलते ही क्या होगा, वो स्टेट कौन सी होगी समझने की जरूरत है। आप देखिए स्टार्टिंग के दो हेलो थे, ये वाले दोनों विदाउट इंफॉर्मेशन वाले, एक दूसरे के बारे में पता नहीं था। ये जो हेलो थे वो हेलो किस स्टेट के अंदर थे, इनिट स्टेट के लिए। किसके लिए, इनिट स्टेट के लिए। और आपके जो ये लास्ट के दोनों हेलो है ये किस स्टेट में कंप्लीट हो रहे हैं, टू वे स्टेट में। तो दोनों स्टेट, तीनों स्टेट के बारे में समझ में आ गया आपको अच्छे से। डाउन स्टेट का मतलब पोर्ट डाउन है, इनिट स्टेट का मतलब सामने वाले के बारे में कोई भी राउटर आईडी की इंफॉर्मेशन नहीं है, हेलो सेंड किया विदाउट डेस्टिनेशन राउटर आईडी, सामने वाले से भी हेलो आया विदाउट डेस्टिनेशन राउटर आईडी। तो स्टार्टिंग के जब दोनों हेलो एक्सचेंज हुए तो उस केस में उस स्टेट किस में काम हुआ, इनिट में। नेक्स्ट विद राउटर आईडी जो एक्सचेंज हुआ हेलो, वो स्टेट कौन सी है, आपका टू वे स्टेट। अब समझने की बात यह है कि जब टू वे स्टेट जैसे ही कंप्लीट हुई, बात समझिएगा, टू वे स्टेट जैसे ही कंप्लीट हुई, अब R1 और R2 के बीच में नेबरशिप पैरामीटर्स मैच कराए जाएंगे। क्या कराए जाएंगे, नेबरशिप पैरामीटर्स। पैरामीटर्स भी तो होंगे R1 और R2 के बीच में, राइट। इधर आप हेलो टाइमर कुछ और चला रहे हो, इधर हेलो टाइमर कुछ और चला रहे हो, तो अपडेट नहीं होगा, नेबरशिप आपकी बिल्ड नहीं होगी। तो समझिए बात को। अब अगर पैरामीटर्स की बात करें तो वो कौन से पैरामीटर्स हैं, लेकिन वो टू वे स्टेट कंप्लीट होने के बाद, टू वे स्टेट कंप्लीट होने के बाद नेबरशिप पैरामीटर्स मैच होंगे। अगर वो पैरामीटर्स मैच हो रहे हैं देन R1 और R2 के बीच में नेबरशिप क्रिएट हो जाएगी। R1 और R2 के बीच में नेबरशिप क्रिएट हो जाएगी। मैं एक वर्ड और यूज करता हूं, नेबर एडजेसेंसी मेंटेन करते हैं, बोलते हैं नेबर के साथ एडजेसेंसी मेंटेन हो गई। तो नेबरशिप क्रिएट होना और एडजेसेंसी मेंटेन होना दोनों में डिफरेंस है। नेबरशिप क्रिएट होने के बाद जब LSDB मींस डेटाबेस एक्सचेंज हो जाएगा तब बोलेंगे कि R1 का R2 के साथ एडजेसेंसी मेंटेन हो चुका है। क्लियर हुई बात। तो इसलिए अभी हम लोग ये बात करते हैं कि R1 और R2 की नेबरशिप जो क्रिएट हो जाएगी आफ्टर टू वे स्टेट पैरामीटर्स मैच करने के बाद। तो पैरामीटर्स क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं, देख लेते हैं पैरामीटर्स। नेबरशिप पैरामीटर्स, राइट। नेबरशिप पैरामीटर्स में सबसे पहला क्या है, हेलो। हेलो में दो टाइमर होते हैं, कौन कौन से, सॉरी हेलो टाइमर एंड डेड टाइमर। हेलो टाइमर और डेड टाइमर। हेलो टाइमर क्या होगा, अगर हेलो टाइमर 10 है तो उसका 4 टाइम्स डेड टाइमर होगा, मीन्स हो गया 40। अगर 5 है तो ये क्या हो जाएगा 20। ऑटो है, अगर आप हेलो टाइमर चेंज करेंगे, ठीक है, तो डेड टाइमर चेंज हो जाएगा, 4 टाइम्स ही रहेगा। सेकेंड पैरामीटर क्या है, आपका जो राउटर आईडी यूनिक होना चाहिए। राउटर आईडी यूनिक होना चाहिए, मतलब राउटर आईडी मैच नहीं करनी चाहिए। आप ये भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, कि टू वे स्टेट के अंदर आपने ये चेक कर लिया, क्या चेक कर लिया, कि दोनों की राउटर आईडी सेम नहीं है। आप ये भी बोल सकते हो कि टू वे स्टेट में आपने चेक किया कि दोनों की राउटर आईडी सेम नहीं है, क्योंकि अगर सेम होती तो टू वे स्टेट आपकी कंप्लीट नहीं होगी, आपके पैरामीटर्स ही नहीं मैच करेंगे फिर। थर्ड पॉइंट, आपका एरिया आईडी, एरिया आईडी यूनिक होना चाहिए। और उसके बाद आपका एक पॉइंट और है, आप ये बोलिए ऑथेंटिकेशन टाइप। दो तरीके के ऑथेंटिकेशन है। ऑथेंटिकेशन एक आपका टाइप हो गया
और एक आपका ऑथेंटिकेशन डेटा हो गया। ओके, ये चीजें हो गई। तो ये सभी पैरामीटर्स है। इसके साथ साथ एक पैरामीटर और है जो आपको थोड़ा सा डाउट क्रिएट कर सकता है, सबनेट मास्क। सबनेट मास्क सेम होना चाहिए, राइट? सबनेट मास्क सेम होना चाहिए। ये जो पैरामीटर है इसमें सेम वाले पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो फर्स्ट थिंग कि जैसे ही आपका टू वे स्टेट कंप्लीट हुआ, कंप्लीट होने के बाद पैरामीटर्स में आपके दोनों ही साइड के R1 R2 में हेलो चेक हुआ, 10 10 40 40 दोनों का हेलो पैरामीटर मैच कर गया। फर्स्ट आपका ये टाइमर मैच कर गया, मींस सेकंड राउटर आईडी यूनिक है, ठीक है? मतलब इसकी राउटर आईडी 11 है, उसकी राउटर आईडी 22 है, तो अपनी अपनी राउटर आईडी यूनिक है। डन। एरिया आईडी दोनों ही एक ही एरिया के अंदर आते हैं। अगर एरिया 5 मैंने लिया था तो 5 मान लेते हैं, एरिया के अंदर है दोनों, ठीक है? उसके बाद आपका अगर आप ऑथेंटिकेशन यूज कर रहे हो तो ऑथेंटिकेशन टाइप और डेटा में जो यूज कर रहे हो वही सारी चीजें दोनों ही एंड पे होनी चाहिए ऑथेंटिकेशन के केस में। डन। अब सबनेट मास्क का क्या चीज है, इस बात को समझते हैं। सबनेट मास्क सेम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो इसको आप इतना समझिए कि अगर नेटवर्क टाइप, अगर आपने चीजें नेटवर्क टाइप के बारे में भी आगे बात करेंगे, आप इतना समझिए कि अगर पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क है, मींस विद हेल्प ऑफ सीरियल इंटरफेस, पॉइंट टू पॉइंट है, देन सबनेट मास्क डिफरेंट है तो चलेगा, नेबरशिप डाउन नहीं होगी, पक्का। लेकिन अगर नेटवर्क पॉइंट टू पॉइंट सीरियल के थ्रू कनेक्ट नहीं है, इथरनेट के थ्रू कनेक्ट है। किसके थ्रू कनेक्ट है? इथरनेट के थ्रू कनेक्ट है। इसका मतलब यह है कि नेबरशिप डाउन हो जाएगी अगर सबनेट मास्क आपका चेंज हुआ तो इथरनेट के केस में अगर हम लोग नेटवर्क टाइप की बात करें तो इसको नेटवर्क टाइप पॉइंट टू पॉइंट बोलते हैं, इसको ब्रॉडकास्ट बोलते हैं, नेटवर्क टाइप। ओके, तो अगर नेटवर्क टाइप ब्रॉडकास्ट है देन आपका सबनेट मास्क सेम होना चाहिए, और अगर नेटवर्क टाइप पॉइंट टू पॉइंट है और आपका सबनेट मास्क चेंज है तो आपकी नेबरशिप डाउन नहीं होगी, ठीक है? ये सारी चीजें समझ में आ गई अच्छे से आप लोगों को। अब यही सारी चीजें जो हम लोगों ने डिस्कस की हुई है वो हम लोग लैब के अंदर देखने वाले हैं। मींस लैब में आपको इन सभी स्टेट्स में किस तरीके से ये हेलो एक्सचेंज हो रहे हैं, एक्सचेंज होने के बाद में इनिट स्टेट के अंदर, टू वे स्टेट के अंदर, फिर ये सभी पैरामीटर्स कैसे मैच होते हैं, इन सभी को, सारी चीजों को हम लोग लैब के अंदर आपको प्रॉपर शो करेंगे अच्छे तरीके से। मींस हम लोग R1 से R2 के बीच में आपका हेलो एक्सचेंज हो रहा है, इसके पैकेट को कैप्चर कर लेंगे। कैप्चर करने के बाद देखेंगे कि जो इसने पहला हेलो भेजा था उस पैकेट के अंदर क्या इंफॉर्मेशन है, सेकंड हेलो जो R2 से आया उसमें क्या इंफॉर्मेशन है। इन सारी चीजों को प्रॉपर अच्छे से लैब के अंदर कंप्लीट करेंगे। ओके, आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग सारी चीजें हमने नेबरशिप स्टेट्स की कवर कर ली है। नेबरशिप कैसे बिल्ड होगी वो चीजें कंप्लीट कर ली है। डेटाबेस एक्सचेंज का पार्ट अभी आपका बचा हुआ है और बहुत सारी चीजें बची हुई हैं, ठीक है? उनको वन बाय वन कंप्लीट कर लेंगे। ओके, कुछ पैकेट्स के बारे में भी अभी OSPF में बात करेंगे, ठीक है? जो पैकेट एक्सचेंज होते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है? डन। अभी इसको यहीं तक रखते हैं।